हेलो क्लास 11th। हम आज अपना सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन और इसमें स्पेशली रिलेशन वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसका पहला जो टॉपिक है वो रिलेशन से रिलेटेड ही है। और रिलेशन कहते हैं दो सेट हैं आपके, टू सेट्स ए एंड बी। ठीक, तो ए क्रॉस बी को हम रिलेशन कहेंगे। ए क्रॉस बी को रिलेशन कहा जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x, y, वेयर जो आपका x होगा वो बिलोंग करेगा a से एंड y बिलोंग करेगा b से। देखिए जरा इस चीज को, x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा b से। तो आपका a क्रॉस b को हम क्या बोलेंगे? रिलेशन। अब इस चीज को देखने के लिए हम कुछ लिख भी सकते हैं। ए के अंदर कोई एलिमेंट लिख देता हूं, लेट्स सपोज मैं a1 और a2। ठीक, बी के अंदर कोई एलिमेंट लिख देता हूं मैं b1 b2 b3 और b4। ठीक, अब आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन लिखना है और रिलेशन लिखा जाएगा, आप जानते हैं, a क्रॉस b के आधार पर। a क्रॉस b को लिखने के लिए आप एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं और उसे हम देखते हैं कैसे तैयार करना है। हाँ, तो बेटा इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रख लेते हैं। बी वाले को b1 b2 b3 और b4। ठीक, और जो आपके a वाला पार्ट है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रख लेते हैं, ये a1 और ये a2। ओके, अब हमें जो लिखना है a क्रॉस b लिखना है, तो लिख लेते हैं a1 b1 a2 b2 a1 b1 a2 b2 a1 b2 a1 b3 a1 b4 a2 b1 a2 b2 a2 b3 a2 b4। हमने एक बार ये वाला एलिमेंट लिया है a1 b1 a2 a1 b2 a1 b3 a1 b4 a2 b1 a2 b2 a2 b3 और a2 b4। ये सभी आपके रिलेशन के सेट्स हैं। अब इसमें अगर आपको एलिमेंट्स की संख्या देखनी हो तो जैसे सपोज करो a के अंदर कितने एलिमेंट थे आपके? 2। तो a के अंदर 2 एलिमेंट हैं और b के अंदर कितने एलिमेंट हैं? b के अंदर 4 एलिमेंट हैं। ठीक, तो a क्रॉस b के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो 2 into 4 होंगे, 2 4 जा 8 एलिमेंट। अब इस चीज को आप यहां से ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जो आपका a क्रॉस b आया है उसमें 8 एलिमेंट आए हैं और इस चीज को हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में भी रख लिया। तो a के सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं और b के सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो a क्रॉस b या जो आपका रिलेशन है उसके अंदर की सेट के एलिमेंट की संख्या को बताएगा। ठीक, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है बेटा रिलेशन की, वो हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन देखते हैं हम। प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन, पहली प्रॉपर्टी होती है कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं। टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। कब होंगे? जब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा, आर इक्वल, एंड सेकेंड एलिमेंट आर इक्वल। सेकेंड एलिमेंट आर इक्वल। इस चीज को प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम कोई ऑप्शन भी ले लेते हैं। जैसे 2 और 4 है एक सेट और इसके सामने कोई और सेट मान लेते हैं x, 4। तो सेकंड एलिमेंट तो आपका इक्वल ही है, तो ये x की वैल्यू क्या लिखी जाए कि ये इसके इक्वल हो जाए? तो x किसके बराबर आना चाहिए? x की वैल्यू 2 ही आनी चाहिए। ठीक, तो मतलब 2, 4 ही 2, 4 के इक्वल है, या दो ऑर्डर पेयर आपके इक्वल होंगे जब उन दोनों के जो पहला वाला एलिमेंट है और जो दूसरे वाले एलिमेंट है वो दोनों इक्वल होंगे। इसका पहला वाला एलिमेंट इसके एलिमेंट के इक्वल, इसका दूसरा वाला इसके दूसरे वाले के इक्वल। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज पर जब हम चलेंगे। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं मेरा।
फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि ए के अंदर ए हैव p element and b have q element। ठीक, ए कोई सेट है या कोई ऑर्डर पेयर का एक हिस्सा है और उसके पास p एलिमेंट है, और b कोई एक दूसरा ऑर्डर पेयर है जिसके पास q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b हैव pq, यानी कि p इंटू q या pq एलिमेंट। ठीक, जैसा भी अभी हमने देखा था कि a के पास 2 एलिमेंट्स थे और b के पास 4 एलिमेंट थे, a1 a2 और b1 b2 b3 b4, और जो आपका रिलेशन आया a क्रॉस b उसके पास आपके 8 एलिमेंट थे, 2 इंटू 4 2 4 जा 8 करके ये सेट लिखा हुआ था। ठीक, ये आपकी 2 प्रॉपर्टी है। इसके अलावा भी 2 प्रॉपर्टी और आती हैं। अगर कोई सेट है ए, कोई एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का जिसकी वैल्यू है आई थिंक खत्म हो गया है बेटा ए, जो कि आपका नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, एंड बी इज नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ये दोनों आपके नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो आपका ए क्रॉस बी संभव है, यानी कि एक ऐसा सेट होगा आपका, एक फाइनाइट सेट होगा, ए क्रॉस बी एक फाइनाइट सेट का हिस्सा होगा। ठीक, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, और कुछ ना कुछ एलिमेंट का मतलब इतने सारे एलिमेंट भी ना हो जिन्हें हम इनफाइनाइट कहते हैं, जिन्हें हम काउंट ना कर सकते हो, तो ए क्रॉस बी आपका एक फाइनाइट सेट होने वाला है जिसकी संख्या आपने अभी देखा p और q की मल्टीपल से आ रही है, यानी कि p और q जो उसके एलिमेंट्स की संख्या को बताता है। अगर कोई एक सेट है a इज नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक, तो a क्रॉस a मतलब a की एक में रिलेशन और उसका भी a में रिलेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप उसे आसानी से लिख सकते हैं ABC, और ABC जो होंगे वो आपके बिलोंग करेंगे A से, यानी कि एक्चुअल में इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो A के ही आएंगे, क्योंकि A भी आपका A से बिलोंग कर रहा है, पहला वाला एलिमेंट भी, दूसरा वाला भी दूसरे A से ही, और C भी आपका A से ही बिलोंग कर रहा है, तो उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सभी A से ही बिलोंग करेंगे। तो ऐसे केस को ABC को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट, इसे बोलते हैं हम ऑर्डर ट्रिपलेट। इसका क्वेश्चन करेंगे बेटा, अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1। चलिए एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 इक्वल है 5 by 3 और 1 by 3 के, 5 by 3 और 1 by 3 के फाइंड x एंड y। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। तो फर्स्ट केस में हमने बोला था कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी थी ऑर्डर पेयर की, कि अगर पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, पहला एलिमेंट पहले के ही इक्वल हो, पहली प्रॉपर्टी अभी भी लिखाई है 5 by 3 के इक्वल होगा। दूसरा केस y minus 2 by 3 1 by 3 के इक्वल होगा। ठीक, तो दोनों को सोल्व कर लीजिए बस। x by 3 equals to 5 by 3 minus 1, ये 1 को इधर लेके जाएंगे -1, तो ये आया आपका 5 minus 3/3। बेटा एलसीएम लिया है हमने यहाँ पर, 1 और 3 का एलसीएम 5 minus 3 आ जाएगा। x by 3 5 minus 3 मतलब 2 by 3, तो x by 3 equals to 2 by 3, तो 3 को इधर ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, x equals to 2 by 3 into 2 into 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। क्लियर है? इसकी बात करें तो y की वैल्यू आ जाएगी y equals to
यहाँ पर 1/3 है, 2/3 माइनस का है, इधर गया तो प्लस का 2/3, तो 1/3 1 + 2 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया 1, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 1। ठीक, तो y की वैल्यू आपकी 1 आई है और x की वैल्यू आपकी 2 आई है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if a set has 3 elements, if the set A has 3 elements and set B equals to 3 4 5, 3 4 5, find the number of elements in A cross B. Find the number of element in A cross B. हमने क्या बताया था, किसी एक सेट A में अगर P एलिमेंट है, अगर सेट A में P एलिमेंट है, यानी कि NA कितना है P और NB कितना है Q, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, NA क्रॉस B कितना हो जाएगा P × Q। तो A में कितने एलिमेंट बता रखे हैं 3, A में कितने एलिमेंट बोलते 3, B में कितने एलिमेंट है, B के अंदर 3 4 5, 3 ही एलिमेंट है आपके B में भी, तो 3 × 3 A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 9 एलिमेंट आ जाएंगे। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो करके देख भी सकते हैं। अब A की वैल्यू एक्चुअली इन्होंने दी नहीं है, अगर इन्होंने बोला कोई ऑर्डर पेयर सेट करके दिखा दो, अगर आप में सामर्थ्य है तो ऐसा कुछ, तो आप A की वैल्यू आप A1 A2 A3 रख सकते हैं, ठीक, और उसका ऑर्डर पेयर आप B के साथ निकाल सकते हैं 3 4 5 के साथ, ठीक। इसके लिए हमने बता दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का तरीका। तो एक लाइन पहली वाली दिखाएगी A1 को, दूसरी A2 को और तीसरी यहां पर B बनाएंगे बेटा 3 4 और 5, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में बनाएंगे A1 A2 और A3, ठीक। अगर आपको A क्रॉस B लिखना है, A क्रॉस B लिखना है तो आप पहले A1 के लिए लिखेंगे A1 3 A1 4 A1 5, देखो जरा A1 3 A1 4 A1 5, ऐसे आप B1 3 A2 3 A2 4 A2 5, ठीक। इसी प्रकार से आप A3 के लिए लिख सकते हैं A3 3 A3 4 A3 5। हालांकि इतने टफ क्वेश्चंस वैसे बनाए नहीं जा सकते, बनाए भी जाएंगे अभी इसके बाद, एक ही सेट में बनाने के लिए दिया भी जा सकता है अपनी तरफ से बनाने के लिए, ठीक। ये वाला केस पूरा हो गया। हालांकि ये वाला केस तो यहीं तक का ही था कि इसमें 9 एलिमेंट है, इसके बाद हमने अपनी तरफ से दिया बेटा, ठीक। क्वेश्चन हो गया है आपका, नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। 9 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, if G equals to 7 8, if G equals to 7,8 and H equals to 5 4 2 and H equals to 5 4 2, find G cross H, find G cross H and H cross G, दोनों बताने हैं। तो G और H दोनों लिखे हुए हैं, तो देख लेते हैं G क्रॉस H। चलिए इस बार बिना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को तैयार किए हुए करते हैं। तो पहले 7 को ले लेंगे, G का 7 है और इसमें 5 को, देखो जरा 7 के साथ ऑर्डर पेयर तैयार करो, 7 5 7 4 7 2 7 4 7 2, ठीक। इस बार 8 के लिए तैयार कर दीजिए, 8 5 8 4 8 2 8 5 8 4 8 2। ये सभी जो आपके एलिमेंट्स हैं आपके, ये दिखा रहे हैं ऑर्डर पेयर G क्रॉस H। अब इनकी संख्या को भी आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर एलिमेंट है 2, इसके अंदर एलिमेंट है 3, तो G क्रॉस H के अंदर एलिमेंट हो जाएंगे 2 3 जा 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये भी आपका एकदम सही आंसर है। अब इसमें H क्रॉस G आपको निकालना है, तो पहले H के एलिमेंट ले लीजिए, फिर आप उसके ले लीजिए,
तो पहले h के एलिमेंट क्या है 5 5 7 5 8 5 7 5 8 ठीक। फिर 4 के लिए लिखेंगे 4 7 4 8 4 7 4 8। 2 के लिए लिखेंगे 2 7 2 8 2 7 2 8। ये आपका H क्रॉस G आया है और इसमें भी आपके 6 ही एलिमेंट आए हैं, तो दोनों केस आपके आसानी से हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट whether the statement are true or false. True or false. If the statement is false, rewrite the given statement. If the statement is false, rewrite the statement. Rewrite the statement. ठीक। तो पहला केस दिया हुआ है if p equals to mn, first if p equals to mn and q equals to nm and q equals to nm, ठीक। तो आपको पूछा गया है p क्रॉस q, देन P क्रॉस Q इक्वल्स टू Mn और Nm। क्या ये पॉसिबल है, ये आप बताएंगे। तो आमतौर पे अगर आपको इसमें चेक करना है तो चेक करने के लिए आप ट्रू और फॉल्स के लिए या तो आप संख्या चेक कर लीजिए कि जैसे P के अंदर 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, और इसके अंदर Q के अंदर भी 2 एलिमेंट हैं N और M। तो जो आपका P क्रॉस Q आएगा तो P क्रॉस Q के अंदर 2 2 या 4 एलिमेंट होने चाहिए, और यहाँ पर कितने एलिमेंट दे रखे हैं 2, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट लिखने हैं आपको P क्रॉस Q। ये स्टेटमेंट एक्चुअली आपका फॉल्स है, तो इसे सही कर लेते हैं। तो सही करने के लिए आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा आपका, P का पहला एलिमेंट Mn Mn Mm, ठीक। दूसरा Nn Nm। देखिए पहला एलिमेंट इसके दोनों के साथ, फिर दूसरा एलिमेंट इन दोनों के साथ आ गया है आपके, और एलिमेंट की संख्या जो आ गई है आपकी, ये चारों संख्याएं आ गई हैं। तो ये आपका P क्रॉस Q को शो कर रहा है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं, और सेकंड पार्ट है if A and B are two non-empty set, A and B are two non-empty set, ठीक। Then A cross B is non-empty set of order pair. Then A cross B is non-empty set of order pair xy such that x belongs to A and y belongs to B। सेकंड स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन में लाइए कि A के अंदर के एलिमेंट हमने जब लिए थे तो वैसा ही कुछ लिखा था। A के अंदर के एलिमेंट हमने x माने थे और B के अंदर के y, और हमने A क्रॉस B जो लिखा था वो लिखा था कि वो एक्स वाई होगा, वेयर एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड वाई बिलोंग करेगा बी से, ये हमने लिखा था। और ये जो स्टेटमेंट है लिखा हुआ ये वही है, और जो कि आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसे दोबारा से रिराइट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लिखना भी हो तो आप ऐसे लिख पाएंगे, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इफ ए इक्वल्स टू 1 2, a equals to 1 2, b equals to 3 4,
then A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू फाई। ठीक से देखेंगे B और फाई का इंटरसेक्शन क्या आएगा। B और फाई का इंटरसेक्शन, इसमें और फाई में अगर मुझे कुछ कॉमन निकालना हो तो कॉमन क्या आएगा, एक एलिमेंट है जिसके अंदर 3 और 4 आ रहे हैं और एक इसके अंदर 5 है, 5 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसका इसके साथ अगर कॉमन निकालना हो तो इन दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा 5। और अगर किसी एक सेट का किसी 5 के साथ अगर हमें रिलेशन तैयार करना हो तो वो रिलेशन कभी तैयार ही नहीं होने वाला है, क्योंकि दूसरे वाले में एलिमेंट होने चाहिए जब भी रिलेशन तैयार होता है। रिलेशन जब तैयार होता है जब दूसरे वाले सेट के पास भी कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। अगर दूसरे वाले सेट के पास जैसे y belongs to b था तो यहां पर y के पास कुछ तो होगा, कुछ का मतलब 0 हो तब भी ये काम कर सकता है। लेकिन अगर दूसरे वाले के पास कुछ है ही नहीं, मतलब कि नॉन एम्प्टी सेट है, तो कोई रिलेशन तैयार नहीं हो सकता। उस केस में इसकी वैल्यू 5 ही आने वाली है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपका सही है। ठीक, तो आपके तीनों केस हो गए और आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। If a equals to -1, 1, find a cross a cross a. Find a cross a cross a. ठीक से देखिएगा बेटा, a cross a मैं लिखता हूं -1 1 क्रॉस -1 1 क्रॉस -1 और 1। ठीक, इसको हमें इसका सबसेट की तरीके से लिखने की कोशिश करनी है। लिखिए जरा, -1 -1 -1, पहला -1 और -1, दूसरा -1 और -1 और इसका -1 तो आ गया, 1 और ले लेते हैं। ठीक, -1 इसका -1 एक बार आ चुका है, 1 ले लेते हैं। इसके 1 के साथ में इसका -1 नहीं आया तो -1। ठीक, फिर से -1 1 इसका और इसका 1 नहीं आया इसके 1 के साथ, तो ये आ गया। ठीक, फिर से देखेंगे यहां तक हो गया। अब इस पर आते हैं 1 इसका -1 और इसका भी -1, इसका 1 इसका -1 की जगह इसका 1 ले लेते हैं, या -1 और इसका 1। ठीक, पहले वाले का 1, दूसरे वाले का भी 1 और तीसरे वाले का -1। पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 1 और तीसरे वाले का भी 1। इस प्रकार से हमने तीनों एलिमेंट्स को ले लिया है और तीनों एलिमेंट काउंट हो गए। क्लियर है? एक बार हमने इसके दोनों को लेने की कोशिश करी है, इसके दोनों को और फिर इसके दोनों को, और तीनों एलिमेंट आपके काउंट हुए हैं। और इससे आप पता भी कर सकते हैं एक एलिमेंट में 2 है, 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8 एलिमेंट आपके a क्रॉस a में आएंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एलिमेंट आपके a क्रॉस a में आए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। If a cross b equals to a क्रॉस b दे दिया बेटा, ax ay bx और by, तो आपसे पूछा है फाइंड a एंड b। तो a के वो एलिमेंट होते हैं जो दोनों पूरे रिलेशन के जो पहले एलिमेंट होंगे वो आपके a के एलिमेंट हो जाएंगे, और जो b है उसके एलिमेंट रिलेशन के दूसरे वाले एलिमेंट को हम कहते हैं। आप जानते हैं a क्रॉस b क्या होता है। a क्रॉस b होता है x, y where x belongs to a and y belongs to b। इस स्टेटमेंट को हम बहुत बार लिख चुके हैं। तो x के का मतलब जो पहले एलिमेंट a से बिलोंग करते हो और y के वो एलिमेंट जो b से बिलोंग करेंगे। तो सीधी सी बात है, और x बिलोंग करता है आपका a से,
तो पहले वाले एलिमेंट देख लीजिए, पहला वाला एलिमेंट है एक आपका ए और इसका पहला वाला एलिमेंट एक आपका बी आ रहा है, तो आपका ए सीधी सीधी लाइन में आ गया है और बी इसका दूसरा एलिमेंट है तो x और दूसरा एलिमेंट है क्या है आपका y, तो b भी आपका x, y। तो जितने भी सेट के पहले एलिमेंट आएंगे वो आपके a को रिप्रेजेंट कर देंगे या पहले वाले को, इसकी जगह p और q भी आ सकता है, तो कुछ भी लिखा हो तो पहले वाले एलिमेंट पहले सेट को रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे वाले दूसरे वाले को। क्लियर है? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। a equals to 1 2, let a equals to 1 2, b equals to 1 2 3 4, c equals to 5 6, and d equals to 5 6 7 8, and d equals to 5 6 7 8। वेरीफाई करना है और वेरीफाई देखते हैं वेरीफाई क्या करना है। पहला वाला केस है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, पहला वाला कंडीशन, और पहले से कर लेते हैं। ABCD आपके चार सेट दिए हुए हैं और आपसे बोला है कि लेफ्ट साइड सोल्व करो और राइट साइड सोल्व करो और दोनों वेरीफाई करानी है। वेरीफाई करने का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए, और इक्वल नहीं आ रही है तो फिर वो गलत स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक, B इंटरसेक्शन C क्या होगा? B इंटरसेक्शन C आप आसानी से निकाल सकते हैं, और B इंटरसेक्शन C देखो B और C में इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है, B और C में 1 2 3 4 और 5 6 इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? 5 है आपका नल सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो जो आपका A है, A का जो क्रॉस होने वाला है वो 5 के साथ होने वाला है, यानी कि 1 2 का क्रॉस 5 के साथ। तो किसी भी एलिमेंट का रिलेशन अगर 5 या एम्प्टी सेट के साथ निकालते हैं तो सीधी सी बात है उसका वैल्यू क्या आती है? नल सेट आती है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी नल सेट आ गई है, राइट हैंड साइड को और चेक कर लेते हैं हम बस। तो A क्रॉस B निकालते हैं पहले, A क्रॉस B, तो A के एलिमेंट लिख दीजिए 1 2 और क्रॉस B के एलिमेंट लिख दीजिए 1 2 3 4। ठीक, A क्रॉस B आप लिख सकते हैं आसानी से 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक, ये आपका A क्रॉस B आया बेटा, ये आया लेफ्ट हैंड साइड का A क्रॉस B। अब एक बार हम A क्रॉस C और निकाल लेते हैं, A क्रॉस C। तो A क्रॉस C निकालने के लिए पहले आपको A लिखना पड़ेगा 1 2 और फिर आपको क्रॉस करना पड़ेगा 5 और C के साथ। तो इसका जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक, अब इन दोनों में आपको क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। आप अपने आप ही चेक कर सकते हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट मेरे हिसाब से तो एक भी नहीं आ रहा है। ठीक, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C अगर आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू स्वतः ही 5 आ जाएगी। तो ये अपने आप ही 5 आ गई, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी दोनों ही इक्वल हो गई। ठीक, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट हो गया है, दोनों की वैल्यूज आपके 5 आ गई हैं। इसका सेकंड पार्ट है A क्रॉस C is a subset of B क्रॉस B। A क्रॉस C is a subset of B क्रॉस D। तो A क्रॉस C निकाल लेते हैं और B क्रॉस D निकाल लेते हैं, और सबसेट आप जानते ही किसे कहते हैं। जैसे कि कोई एलिमेंट है, जैसे 1 और 2 मान लेते हैं या ABC मान लेते हैं, और एक और एलिमेंट है ABCDEF। तो इन दोनों में से
जिसके पास ज्यादा एलिमेंट है वो हो जाता है सुपरसेट, और जो जिसके पास कम एलिमेंट है वो हो जाता है सबसेट। यानी कि कोई एक ऐसा सेट जिसके अंदर किसी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट हो, तो जो जिसके अंदर सारे सेट होते हैं उसे बोलते हैं हम सुपरसेट, और जो कि दूसरे एलिमेंट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जो कि आपका पहला सेट है, ये आपका सबसेट कहलाता है। ठीक, ये आसान लैंग्वेज में बता दिया। इसे हम A क्रॉस C और B क्रॉस D से चेक कर लेते हैं। A क्रॉस C बताइए क्या आ रहा है। A है आपका 1,2 और C है आपका 5,6, और वैल्यूज लिखेंगे 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। ठीक, ये आपका A क्रॉस C आया है। B क्रॉस D लिखने की कोशिश करते हैं बेटा। B क्रॉस D, B है आपका 1, 2, 3, 4 और D है आपका 5, 6, 7 और 8। हालांकि इस चीज को हम आसानी से नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1, 2 है और 5, 6 है, इसमें 1, 2 और 5, 6 दोनों ही एलिमेंट आ रखे हैं। इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि इसके जितने भी एलिमेंट आएंगे वो इसके अंदर आसानी से आ सकते हैं। फिर भी अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8। 2 के लिए लिखेंगे 2, 5, 2, 6, 2, 7 और 2, 8। 3 के लिए भी लिखेंगे 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8। ठीक, 4 के लिए भी लिख सकते हैं 4, 5, 4, 6, 4, 7 और 4, 8। ये हमने इसके सारे फंक्शन लिख दिए, जो कि आपका B क्रॉस D था, इसकी सारी वैल्यूज लिख दी इस रिलेशन की। आप इसमें देख सकते हैं 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। तो 1, 5, 1, 6, 2, 5 और 2, 6 ये सभी एलिमेंट जो इसके हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब कि A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो A क्रॉस B, A क्रॉस C इज सबसेट। सबसेट के लिए हम इसको दिखाते हैं तो इज ऑफ B क्रॉस D। ठीक, ये इसका सबसेट है, ये एक सही बात है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लेट A इक्वल्स टू 1, 2 and B इक्वल्स टू 3, 4। लेट A इक्वल्स टू 1, 2 and B equals to 3, 4. Write A cross B. Write A cross B. And how many subset of A cross B have? How many subset of A cross B have? चलिए बेटा, A cross B तो आप आसानी से लिख सकते हैं A क्रॉस B। तो A के अंदर के एलिमेंट है 1, 2 और क्रॉस करना है इसका 3, 4 के साथ। तो रिलेशन लिखेंगे 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। ठीक, ये केवल 4 एलिमेंट बने। वैसे भी आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। 2 एलिमेंट A में है और 2 ही एलिमेंट आपके B में है, तो A क्रॉस B में 2 × 2 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये A क्रॉस B आ गया। अब बात रही पावर सेट की या नंबर ऑफ सेट की। पावर सेट या नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट के होते हैं 2 की पावर n। 2 की पावर n, n उनके नंबर के एलिमेंट की संख्या होती है। अब हमें जो एलिमेंट के सबसेट लिखने हैं वो इसके लिखने हैं A क्रॉस B के, ना A के लिखने हैं ना B के लिखने हैं। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3 और 4। तो 2 की पावर 4, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आपके जो सबसेट आए हैं इसके A क्रॉस B के वो 16 आए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Let A and B two
two sets such that question number 9, let A and B are two set such that Na equals to 3 and Nb equals to 2. N और Na और Nb यहाँ पर जो N रिप्रेजेंट करता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए लगाते हैं कि उसके अंदर के कितने एलिमेंट हैं, मतलब कि A के अंदर 3 एलिमेंट बता रहा है। Na equals to 3 का मतलब A के अंदर 3 एलिमेंट है और B के अंदर 2 एलिमेंट हैं। ठीक, if x1 y2 z1 are in A cross B, find A and B where x y z are distinct element, where x y z are distinct एलिमेंट। चलिए देखते हैं। तो A के अंदर 3 एलिमेंट है और B के अंदर 2, और x1 y1 y2 और z1 ये A क्रॉस B के अंदर है। तो A क्रॉस B जो होगा वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, काफी बड़ा पार्ट लिखा हुआ है, तो उसके अंदर के एलिमेंट लिख दिए हैं x1 y2 और z1। ठीक, ऐसा कुछ। तो इसके अंदर A के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो A के अंदर के 3 एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट हो जाएंगे x y z। ठीक, B के अंदर के एलिमेंट कौन कौन से हैं? B के अंदर के एलिमेंट वो होंगे जो दूसरे वाले हैं 1 और 2। अब आप बोलेंगे सर ये वाला 1 क्यों काउंट नहीं करा? क्योंकि ये जो A क्रॉस B दिया हुआ है पूरा दिया ही नहीं हुआ है। A क्रॉस B एक्चुअल में पूरा दिया नहीं है। ये बोला है A क्रॉस B if this are in, ये जो in बोला है ये पूरी तरीके से स्टेटमेंट को क्लियर कर रहा है कि ये वाले जो हिस्से हैं ये A क्रॉस B के अंदर हैं, A क्रॉस B नहीं है। अगर आपको A क्रॉस B लिखना है तो आप लिख के देखो जरा, यहां पर x1 x2 y1 y2 z1 और z2। अगर A के अंदर 3 एलिमेंट हैं और B के अंदर 2 एलिमेंट हैं तो सीधी सी बात है A क्रॉस B के अंदर 3 2 6 एलिमेंट आने वाले हैं। तो 3 एलिमेंट का तो ये सेट बन ही नहीं सकता A क्रॉस B का। तो इसके अंदर 6 एलिमेंट आए, आपके ये वाला सेट इन्होंने दिखा दिया और एक आपका y2 दिखाया है और एक x1 दिखाया है। तो इससे साफ पता चला कि पहले वाले के अंदर 3 एलिमेंट थे तो x y z हो गए और दूसरे वाले के अंदर 1 और 2 ही इसका पार्ट हो गए। ठीक, बस इसकी लैंग्वेज को हमें अच्छे से पढ़ना था और ये क्वेश्चन एक ही वाली में जाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। The Cartesian product A cross A has 9 elements. The Cartesian product A cross A have 9 एलिमेंट। क्लियर है? दो सेट हैं A और A मतलब कि एक ही सेट है और A भी आपका एक ही सेट है। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि A क्रॉस A में यानी कि A क्रॉस B वाला जो पार्ट था उसमें कितने एलिमेंट है? 9। तो मतलब A में कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3 3 3 जा 9 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक, among which are found -1, 0, among which are found -1, 0 and 0,1। ये पिछला वाला एक क्वेश्चन रिपीट करके इन्होंने दे दिया है। फाइंड द सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। फाइंड सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A।
रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। इस सवाल को अच्छे से ऑब्जर्वेशन में रखिए कि इसमें जो ये एलिमेंट बोले हैं -1, 0, ये ए क्रॉस ए के अंदर के हैं। ये जो एलिमेंट बोले हैं ये ए क्रॉस ए के अंदर के एलिमेंट बोल दिए हैं। अब समस्या ये थी पिछले वाले में कि वो ए क्रॉस बी दिया हुआ था और उस केस में हमने पहले वाले एलिमेंट काउंट किए थे और बी के लिए दूसरे वाले एलिमेंट काउंट किए थे। इस केस में ये अच्छाई दे रखी है कि सेट एक ही दे रखा है ए, यानी कि जो पहले वाले एलिमेंट होंगे वो और जो दूसरे वाले एलिमेंट होंगे वो दोनों के दोनों एक ही सेट का हिस्सा हो जाएंगे। तो एक जो हो जाएगा वो आपका इन दोनों के अंदर से ही आ जाएगा -1, एक 0 और एक 1। ये जो पार्ट हुए ये दोनों के दोनों ही जो कि आपके पहले एलिमेंट हैं और ये दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो दोनों ही आपके एक ही सेट का हिस्सा हो गए। अदरवाइज अगर यहाँ a क्रॉस b होता, सपोज करें a क्रॉस b होता तो a के पार्ट क्या हो जाते -1, 0, -1, 0, b के पार्ट क्या हो जाते 0, 1, यही करते हैं ना। लेकिन b तो दिया ही नहीं है, b भी a है आपका। इसका मतलब जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो भी पहले वाले का हिस्सा है, तो -1, 0, 1 ये आपके एक ही सेट का हिस्सा आ गए हैं। ठीक, अब इसको हम बना लेते हैं a क्रॉस a, लिख लेते हैं जल्दी से। a क्रॉस a आपको लिखना है, तो a तो आपका आ गया, a क्रॉस a लिखिए जल्दी से, -1, 0, 1। चलिए लिखने की स्टार्ट करते हैं। -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1 और -1, ठीक, 1, 0 और 1, 1। ये आपके 9 एलिमेंट आ गए, 3, 3 जा 9। इन्होंने बोला भी था कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है 9 और ये दोनों इसका हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो गया। ठीक, तो ए आया है आपका -1, 0, 1 और ए क्रॉस ए आया है आपका ये वाला एलिमेंट। तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी होती है और हम आपकी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें एक रिलेशन ए क्रॉस बी जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में देखेंगे। ठीक, एक रिलेशन को हम रिलेशन आर इज रिप्रेजेंटेड बाय order pairs from a set A to set B। हम कैसे लिखते हैं A क्रॉस B करके, where x y, यहां पर x belongs to A होता है एंड y belongs to B होता है। ये आपका एक ऑर्डर पेयर तैयार हो जाता है A क्रॉस B। ठीक, इस ऑर्डर पेयर के जो भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, उसे हम डोमेन बोलेंगे, डोमेन। ठीक, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, उसे हम रेंज बोलेंगे। कंडीशन अप्लाई कि वो पहले वाले के साथ रिलेशन में हो, शुड बी इन रिलेशन ऑफ फर्स्ट सेट। ठीक, पहले वाले के साथ रिलेशन में होगा तब वो आपका रेंज कहलाएगा। अदरवाइज सेट बी के
जो दूसरे वाले पार्ट है सेकंड एलिमेंट के सारे पार्ट, यस, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक। तो सेट बी के वो सारे एलिमेंट जो ए के साथ रिलेशन में है तो उसे बोलेंगे हम रेंज, और सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं जो कि रिलेशन में नहीं भी हैं तब भी तो उन्हें कोडोमेन, और सेट ए के सारे एलिमेंट किस में आएंगे, आपके डोमेन में आ जाएंगे। इससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। इतने टफ क्वेश्चंस में से नहीं है, बाकी आप करेंगे तो आसानी से समझ में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। Let a equals to 1 2 3, let a equals to 1 2 3 up to 14 बोला है, और बोला है define a relation from a to a, define a relation from a to a, a to a। अब तक हमने a क्रॉस b करा था, इन्होंने बोला है कि a to a मतलब कि a क्रॉस a क्यूब कहना चाहता है, वो हमें निकालना नहीं है, लेकिन इन्होंने कुछ और निकालने के लिए बोला है, और बोला है रिलेशन r इक्वल्स टू बाय रिलेशन r इक्वल्स टू एक्स वाई 3x minus y equals to 0 where x belongs to a and y belongs to भी a। y भी आपका a से बिलोंग करेगा क्योंकि b तो दिया ही नहीं है, तो x y दोनों आपके a से ही बिलोंग कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन इन्होंने बना दिया है। राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक। चलिए बेटा देखते हैं। तो एक रिलेशन पहले ये वाला लिख देते हैं जो लिखा हुआ है एक्स वाई करके, तो r इक्वल्स टू एक्स वाई, और बोला है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसे ठीक से देखूं तो ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 3x, y को मैं इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 3x, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3x, ठीक। y इक्वल्स टू 3x आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक। अब इसमें से x भी a से ही बिलोंग कर रहा है और y भी b से a से बिलोंग कर रहा है, तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे पहले, या रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। वैसे अगर a से मैंने 1 को लिया, पहला एलिमेंट क्या होता है आपका, पहला एलिमेंट होता है x, तो x की वैल्यू रखी है हमने 1, तो 3 into 1, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 3। तो पहले एलिमेंट के लिए y आ गया आपका 3। जब आपने x की वैल्यू रखी 2, तो 3 into 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2,6। जब आपने x की वैल्यू रखी 3 into 3, 3 3 या 9, तो y की वैल्यू भी आपकी 9 आ गई। जब आपने x की वैल्यू 4 रखी तो 3 into 4, 3 4 या 12, तो y की वैल्यू 4,12 आई। लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 3 या 15, 3 5 या 15, y कितना आ जाएगा 3 into 5 15। अब परेशानी यहां पर है कि y भी a से ही बिलोंग कर रहा है और 15 तो इसके अंदर है नहीं, तो जो आपका 5 वाला केस था, 5x तो है इसके अंदर, लेकिन जो y ही नहीं है तो उसका रिलेशन तैयार नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास एलिमेंट्स आए आपके 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ये चार एलिमेंट आपके इस रिलेशन में आए हैं। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए और आसानी से आ भी गई होगी। इसके अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन तो आपको साफ साफ नजर आ रहे होंगे। डोमेन है आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक 1 2 3 और 4। मैंने कहा था कि ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो आपका किसको दिखाएगा, वो आपका डोमेन को दिखाएगा 1 2 3 और 4। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज
हमने बोला था कि ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट आपका रेंज वो दिखाएगा, या सेट बी का वो एलिमेंट जो कि इससे रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? पहले वाले एलिमेंट से रिलेटेड हो। तो पहले वाले एलिमेंट से कौन कौन से रिलेशन में है? 1 के साथ 3 रिलेशन में है, ये लीजिए 3, 2 के साथ 6 रिलेशन में है, 9 और 12। यानी कि ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है वो आपकी रेंज को दिखाएगा। अगर हम बात करें कि कोडोमेन की, कोडोमेन वो सभी एलिमेंट हो जाएंगे सेट बी के जो कि यहां पर नहीं दिया हुआ है बी सेट, तो बाकी सब एलिमेंट जो सेट बी के होते हैं वो हमारे कोडोमेन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन सेट बी भी इन्होंने सेट ए ही दिया हुआ है, तो कोडोमेन हो गया आपका 1 2 3 अप टू 14। अगर इसमें सेट बी दिया रहा होता तो वो आपका कोडोमेन का हिस्सा बन गया होता। पार्ट हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन ए रिलेशन R ऑन द सेट M। डिफाइन ए रिलेशन R on the set N of natural number, R on the set of natural number, ठीक, by R equals to x y such that y equals to x plus 5, x is a natural number less than 4, अच्छा यहाँ कोमा लगा हुआ है, x is a natural number less than 4 and x y belongs to natural number, ठीक। बोला है डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग द रोस्टर फॉर्म। डिपिक्ट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। तो ये केस एक नेचुरल नंबर के लिए है जहां पर बोला है कि x 4 से कम है। रिलेशन दिया हुआ है आपका नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू 5 इनफाइनाइट तक, ठीक। इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू ऐसी है जो कि 4 से कम है, तो x की ऐसी वैल्यू जो कि 4 से कम हो, 4 से कम ये लीजिए 1 2 3 आ गया, 1 2 3 आ गया, ठीक। y की ऐसी वैल्यू क्या आ जाएगी जो कि 4 से कम है, y आपने लिखा है x + 5, तो जब आप x की जगह पर 1 रखोगे तो 1 + 5 कितना आ गया 6, जब आप x की जगह पर 2 रखोगे तो 2 + 5 7, जब आप x की जगह पर 3 रखोगे तो 3 + 5 8। तो आपकी y की वैल्यू भी साफ साफ दिखाई दे रही है आपको, क्या आई 6 7 और 8, ठीक। अगर आपको ये ऑर्डर पेयर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तब ये वाली वैल्यूज हटा देते हैं ना, तो अगर आपको ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये आपका y आ गया। रोस्टर फॉर्म में होता है a क्रॉस b की फॉर्म में लिखना है, यानी कि x y जैसे ही लिखा हुआ है, तो 1 रिलेशन में है 6 के साथ, 2 रिलेशन में है 7 के साथ, या 3 रिलेशन में है 8 के साथ। इस प्रकार का एक रिलेशन तैयार करके हमें बताया गया, ठीक। इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन आपको पता ही है, जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन होता है, यानी कि 1 2 3, और दूसरा एलिमेंट आपका रेंज होता है। रेंज क्या दे रखी है आपकी 6 7 और 8, 6 7 और 8, ये आपके केस में रेंज आ गई, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 3, a equals to 1 2 3 5 1 2 3 5 and b equals to 4 6 9. Define a relation R from A to B by define a relation from A to B by R equals to XY, R equals to XY बोला है, such that the difference of X and Y is odd, such that the difference of X and Y is odd. X belongs to A and Y belongs to B. Write R in roster form. Write R in roster form. रोस्टर फॉर्म। तो रिलेशन को हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में और बोला है कि x और y का जो डिफरेंस है वो एक ऑड नंबर है, तो a क्रॉस b लिख देते हैं बेटा, a क्रॉस b, और इन्होंने बोला है x माइनस y शुड बी ऑड या y माइनस x शुड बी ऑड। ये नहीं बोला है कि वो डिफरेंस ऑफ x एंड y दो नंबर का जो रिलेशन है वो आपका कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ठीक, a का एलिमेंट सपोज करो आपने 1 लिया, तो b का कौन सा एलिमेंट लेंगे आप, 4। 1 और 4 का डिफरेंस कैसा आएगा, हमेशा ऑड, 4 माइनस 1 3। अगर आपने फिर से 1 लिया तो आप 6 ले सकते हैं, 6 माइनस 1 5। अगर आपने 1 लिया क्या आप 9 ले सकते हैं, 9 माइनस 1 8 आ गया, जो कि आपका एक इवन नंबर है। इवन नंबर तो आपको पता ही है, इवन नंबर होते हैं जिनमें जो 2 के मल्टीपल में आते हैं 2 4 6 8 वाले, और ऑड नंबर आपके 1 3 5 7 वाले आते हैं। तो इवन प्लस ऑड या इवन और ऑड का जो सब्ट्रैक्शन आएगा हमेशा ऑड आएगा, पहली बात। ठीक, या ऑड और ऑड का सब्ट्रैक्शन भी आपका क्या आ सकता है, एक ऑड नंबर आ सकता है क्या, चेक करके देख लेते हैं। जैसे कि 5 में से 3 घटाया आपने, क्या आएगा, एक इवन, यानी कि ऑड में से अगर ऑड को घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका, इवन नंबर। अगर आप इवन में से इवन को घटाएंगे तो भी इवन नंबर आ रहा है। ठीक, तो केस कंडीशन क्या बन गई हमारे पास, कंडीशन बस एक ही बची है, एक ऑड चाहिए और एक इवन चाहिए। तो 1 4 1 6, दूसरा ले लेते हैं आपका 2, तो 2 के साथ कोई ऑड ही चलेगा, मतलब कि 9, क्योंकि 2 के साथ 4 अगर हम ले लेंगे तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, और 6 माइनस 2 भी आपका 4 आ जाएगा, जो कि दोनों के दोनों ही आपके इवन नंबर हैं और इवन नंबर नहीं आना चाहिए। अगर सपोज करो आपने 3 लिया, तो 3 के साथ में अगर आप 4 लेते हैं, 4 आपका इवन है और 3 ऑड है, तो इस बात को आप कंफर्म मान के चलिएगा कि आपको एक नंबर इवन लेना है और एक नंबर ऑड। ठीक, दूसरा नंबर क्या लेंगे आप 3 के साथ, 6। 4 की बात करें, 5 की बात करें तो 5 के साथ आप लेंगे 5 4 5 6। ये सभी एलिमेंट हैं जो कि आपके ओड होंगे और ये आपके रिलेशन में है और ये आपके हो गए रोस्टर फॉर्म में। कंप्लीट। तो इस बात को आप मान के चलिएगा कि इवन और ओड नंबर का डिफरेंस ही ओड आता है, इसलिए हमने इन दोनों को लिया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक डायग्राम दिया हुआ है आपका। इन द फिगर शोज द रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q। द रिलेशन बिटवीन P एंड Q। और ये डायग्राम दिया हुआ है बेटा। राइट द रिलेशन, राइट दिस रिलेशन इन पहला केस है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म।
सेकंड केस बोला है इन रोस्टर फॉर्म, और बोला है व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। थर्ड केस बोल दिया है व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। तो डायग्राम भी दिया हुआ है आपका, ये P सेट बोला है, ये Q सेट बोला है, और एक सिंपल सा डायग्राम और सिंपल सा ही रिलेशन दे दिया है इन्होंने, मेरे हिसाब से तो आसान आपको लगना चाहिए। 3 4 5 3 4 5, और ये आमने सामने ही एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, ठीक। 5 3 के साथ रिलेशन में है, 6 4 के साथ रिलेशन में है, और 7 आपका 5 के साथ रिलेशन में है। इस रिलेशन को ठीक से देखिए कि जो आपका Q वाला जो पार्ट है, जो आपका सेकंड सेट का पार्ट है, ये हमने जब प्रॉपर्टी बताई थी तो पहले ही बता दिया था कि डोमेन रेंज क्या होते हैं। जो पहले वाले एलिमेंट या पहले वाले सेट का हिस्सा है वो आपके डोमेन होंगे, दूसरे वाले सेट का जो हिस्सा होते हैं वो आपकी रेंज होती है। तो एक ही लाइन में क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक, जो कि आपके पहले के साथ रिलेशन में हो। इस चीज पर अभी हम ध्यान देंगे, लेकिन फिलहाल आपको नजर आ रहा है कि 5 में से कितने घटा रहे हैं, 2 घटाया तो 3 आया, 6 में से 2 घटाया तो आपका 4 आया, 7 में से 2 घटाया तो आपका 5 आया। ये आपके 3 अलग अलग केसेस बने हैं। और इस चीज को हम, अगर आप इसे x लेते, सपोज करो, तो इसे आप क्या लेते, इसे आपको लेना होता है x - 2। तो हम एक रिलेशन लिख सकते हैं r इक्वल्स टू p क्रॉस q इक्वल्स टू, अगर आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, x y such that y इक्वल्स टू x - 2, y इक्वल्स टू x - 2। y जो होगा वो x से 2 कम होगा, और जो आपका x रिलेट करेगा वो x रिलेट करेगा x बिलोंग्स टू, कोमा लगा करके लिखना है, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ये आपका रिलेशन आ गया। ये आपका पहला केस है जो कि आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक। देखो हर जगह पर 2 की माइनस हो रहे हैं, अगर ये x होता तो x - 2 हो जाता, और ये हमने लिया है y, तो y इक्वल्स टू x - 2 आपका रिलेशन है। अगर आपको इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे p क्रॉस q को, तो रिलेशन आपका आएगा 5, 3 6, 4 और 7, 5। ये आपके रिलेशन आया p क्रॉस q, 5 3 6 4 और 7, 5। ये आपका p क्रॉस q का एक रिलेशन आ गया, ठीक। ये आपका रोस्टर फॉर्म में है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक। डोमेन की बात करें तो डोमेन वो एलिमेंट होते हैं जो पहले वाले पार्ट के हो। तो डोमेन आपका आ जाएगा डोमेन 5 6 और 7, ठीक। रेंज की बात करें या कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन सेट बी के सारे एलिमेंट होते हैं। कोडोमेन होते हैं दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट, 3 4 और 5, ठीक। और रेंज सेट 2 के या दूसरे वाले सेट के वो सभी एलिमेंट होते हैं जो कि पहले वाले से रिलेशन में हो। सपोज करो यहां पर एक एलिमेंट और लिखा होता 7, अब ये रिलेशन में तो है नहीं 7, तो ये कोडोमेन का हिस्सा बन जाता, ठीक। अब रिलेशन में क्या क्या है, रिलेशन में ये इसके साथ रिलेशन में, ये इसके साथ रिलेशन में, ये इसके साथ रिलेशन में, तो रेंज क्या है आपकी, रेंज आपकी है 3 4 और 5। समस्या ये है कि यहां पर 7 दिया ही नहीं है ना, तो आपका जो रेंज है और जो कोडोमेन है वो दोनों आपके एक ही हो जाएंगे, 3 4 5 और 3 4 5, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, डोमेन और रेंज भी आ गया और आपका रिलेशन भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, let a equals to 1 2 3 4 6, let a equals to 1 2 3 4 6, let r be the relation, r be the relation
on A defined by AB such that A और B belongs to A और B दोनों ही belongs to A हैं, B is exactly divisible by A, B is exactly divisible by A। ठीक, तो आपके A के अंदर के एलिमेंट ही लिए गए हैं। देखिए बेटा, तो हमें एक रिलेशन लिखना है, वो भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आई थिंक क्या पूछा गया है, सवाल देख लेते हैं, पूरा हमने लिखा नहीं है। आई थिंक राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। पहला, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। सेकंड, find the domain of R and range of R. Find domain of R. Third, find range of R. Range of R. तो एक रिलेशन है AB और कुछ इस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि B जो है वो A से डिविजिबल है। अब एक नंबर है, एक सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 नहीं दिया हुआ, 4 के बाद 6 दिया हुआ है। तो इसके अंदर का रिलेशन कुछ इस बिहेवियर पे लिख सकते हैं हम, रिलेशन R इक्वल्स टू A क्रॉस A। किस बिहेवियर पे देखिएगा, पहला एलिमेंट हो सकता है 1, दूसरा एलिमेंट भी 1, क्योंकि 1 1 से डिवाइड हो सकता है। चलिए जो एग्जैक्टली इक्वल है उन्हें लिख लेते हैं, 3 3 4 4 5 5 6 6। ये वाला जो 6 है, जो दूसरा एलिमेंट है इसका, वो पहले वाले से डिवाइड है, 2 से 2, 3 से 4 से 4 गया। ठीक, अगर हम बात करें और कौन सा एलिमेंट है, 1 से तो बाकी सारे एलिमेंट डिवाइड हो सकते हैं, 1 2 1 3 1 4 1 6। 5 तो दिया ही नहीं है, ये बाय मिस्टेक लिख दे रहे बार बार, क्योंकि इन्होंने एक एलिमेंट को छोड़ दिया। कोई नहीं, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6 ये एलिमेंट भी आपके 1 से डिवाइड है। अगर 2 से बात करें तो 2 से एक तो 2 डिवाइड हो गया, एक 2 से 4 डिवाइड हो सकता है आसानी से, 2 से 6 डिवाइड हो सकता है आसानी से, 2 से 3 तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसे लिखना नहीं है। 3 की बात करें तो 3 से एक बार 3 डिवाइड होगा और 3 से 6 डिवाइड होगा। 4 से 6 डिवाइड हो नहीं सकता, और डिवाइड करना है हमें सिर्फ सेकंड एलिमेंट। उन्होंने ये तो बोला नहीं कि A से B को डिवाइड करना है, इन्होंने बोला कि B ही डिविजिबल होना चाहिए A से, यानी कि B नंबर हमेशा या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा। इक्वल के केस के एलिमेंट ये आ गए और नॉट इक्वल वाले केस के एलिमेंट ये आ गए। तो ये सारा पार्ट जो हो गया ये आपका रिलेशन के अंदर आ जाएगा बेटा। ठीक, 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 और ये बाकी के सारे एलिमेंट। तो इसका अगर आपको लिखना है डोमेन, तो डोमेन भी देख लीजिए आप। डोमेन में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, डोमेन में सारे पहले एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 6, 3 4 और 6, 1 1 1 2 2 3 1 2 3 एक बार ऑलरेडी हम ले चुके हैं, दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है कि 5 बार आया है तो 5 बार भी 1 लेंगे, ऐसा नहीं है। रेंज की बात करें तो रेंज हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 6, क्योंकि 1 2 3 4 6 ये 6 के 6 पांचों के पांचों एलिमेंट ही इसके अंदर आ गए हैं, तो आपकी रेंज भी कंपलसरी हो गई। अगर आपसे कोडोमेन पूछा जाता तो कोडोमेन भी वो एलिमेंट हो जाते जो रिलेशन में है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ये रिलेशन में है भी, ठीक, तो कोडोमेन भी आपकी यही आ गई। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं बेटा। Question number 6. Determine the domain and range of the relation R. Determine the domain
and range of relation are defined by r equals to x plus 5, x belongs to 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। ठीक, ये ऐसे लगेगा बेटा ब्रैकेट। चलिए, सवाल तो दिखाई दे गया आपको, x की वैल्यू भी पता लग गई कि x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है आपकी 0 1 2 3 4 5। चलिए, तो रिलेशन में जो पहला एलिमेंट है वो तो आपको पता लग ही गया, 0 1 2 3 4 और एक 5। फर्स्ट एलिमेंट तो सबका आ गया क्योंकि दे रखा है। दूसरा एलिमेंट बोल रहा है कि पहले वाले में 5 जोड़ दो। दूसरे वाला क्या चाह रहा है? दूसरा वाला चाह रहा है कि पहले वाले में 5 जोड़ दो। पहले वाले कितना है? 0 0 प्लस 5 5। पहला वाला क्या है? 1 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7। ये वाला एलिमेंट कितना है? 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 5 10। देखो जरा, क्या ये चीज आपको क्लियर नहीं हुई? अगर आपके x की वैल्यू 0 1 2 3 4 और 5 दे रखी है, तो जो आपका दूसरा एलिमेंट है x प्लस 5 वो अपने आप ही 0 के साथ 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि एक एक में हमने 5 5 ऐड कर दिया, सिर्फ सभी में 5 ऐड कर दिया है। तो 5 ऐड करने के बाद आपका दूसरा एलिमेंट आ गया। अब दूसरा एलिमेंट भी अगर आ गया है तो पहला एलिमेंट क्या होता है? हमारा डोमेन। दूसरा एलिमेंट होता है रेंज। तो डोमेन आई है आपकी, डोमेन क्या आ गया आपका? 0 1 2 3 4 5, इट इज डोमेन। और रेंज क्या आ गया आपका? 5 6 7 8 9 10 इज रेंज। अगर इन्होंने कोई बंधन लगा दिया होता, इस पर बाउंडेशन लगा दिया होता कि वो इससे बाहर ही नहीं जाएगा, सपोज करो कि इन्होंने ऐसा यहां पर x की जगह यहां ऐसा लिख दिया होता, x और x प्लस 5 ये दोनों ही बिलोंग करते हैं किससे? 0 1 2 3 4 5 से। अब कंडीशन देखो कितनी टफ हो गई होती, जब x और x प्लस 5 ही दोनों इससे बिलोंग कर रहे होते, तब आपकी कंडीशन सिर्फ ये होती कि आप x की जगह 0 रख दो और 0 प्लस 5 5 आ गया। तो मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन जनरेट हो सकती थी, क्योंकि उस केस में जब आप 1 रखते तो 6 आ जाता और 6 इसके बाहर का एलिमेंट हो जाता। तो उस केस में इसके आगे के एलिमेंट कंसर्न ही नहीं होते, मतलब हम काउंट ही नहीं कर सकते थे। तो फिलहाल के केस में ये वाला एकदम एक्यूरेट आंसर है, लेकिन अगर x प्लस 5 को भी इससे बिलोंग करा दिया जाता, इन दैट केस आपका केवल पहला वाला आंसर आ जाता और डोमेन 0 और रेंज आपकी 5 आ जाती। बस इतना ही, ये समाप्त हो गया होता। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। Write the relation r equals to, write the relation r equals to x की क्यूब such that x is a prime number less than 10, such that x is a prime number less than 10, less than 10, less than 10। ठीक, in roster form, in roster form। चलिए
तो x आपका एक प्राइम नंबर दिया हुआ है जो कि आपका 10 से कम है, और प्राइम नंबर आप जानते हैं, मैं प्राइम नंबर लिख देता हूं। तो प्राइम नंबर होते हैं आपके 2, 3, 5, 7। इसके आगे होता है 11 जो कि अपने आप से कटते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ अपने आप से कटे या 1 से कटे। तो 11 तो 10 के बाद आ गया, तो 11 को कंसिडर नहीं करना है। तो 10 से पहले कौन कौन से एलिमेंट हैं आपके? 2, 3, 5, 7। ये आपके प्राइम नंबर है जो कि 10 से पहले हैं। तो x की वैल्यू जो आपके लिए आ रही है वो आ रही है 2, 3, 5, 7। क्लियर है? 10 से पहले के सारे प्राइम नंबर लिख दिए। अगर आपको x की क्यूब निकालना हो तो 2 के लिए 2 की क्यूब कितना हो जाएगा? 2 की क्यूब हो गया 8। अगर आपको 3 के लिए निकालना है तो 3 की क्यूब कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27। 5 की क्यूब निकालना हो तो 5 × 5 × 5, 5 5 25 5 125 आ गया। 7 की क्यूब निकालना हो तो 7 की क्यूब कितना आ जाएगा? 7 × 7 × 7, 7 343, 343। तो x की क्यूब की जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएंगी आपकी 8, 27, 125 और 343। अगर आपको रिलेशन दिखना है रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि इन दोनों को सपोर्ट में या साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, तो आपका रिलेशन लिखा जाएगा। तो रिलेशन हो गया है आपका पहला 2,8, 3,27 और 5,125 और 7,343। ये आपका एक रिलेशन आ गया x और x की क्यूब में उन प्राइम नंबर्स का जो कि 10 से छोटे हैं। 10 से छोटे वाले प्राइम नंबर ये रहे, इनकी क्यूब ये रही और उनका रिलेशन ये रहा आपका। इसमें अगर आपसे रेंज, डोमेन और कोडोमेन पूछ लिया गया होता तो रेंज आपकी ये रही, सॉरी डोमेन आपका पहला एलिमेंट 2, 3, 5 और 7 ये डोमेन हो गया होता, दूसरा एलिमेंट जो है वो आपकी रेंज हो गई होती। आसानी से क्लियर है? तो डोमेन और रेंज, डोमेन आपके पहले एलिमेंट और रेंज आपके सेकंड एलिमेंट हो गया होता। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पर चलते हैं। हम अपना इसे हटाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट दिया हुआ है a इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, a इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एंड b इक्वल्स टू 1 2 एंड b इक्वल्स टू 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B। एक बात में क्लैरिटी में रखना चाहता हूं, नंबर ऑफ रिलेशन और नंबर ऑफ एलिमेंट में अंदर होता है। नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन और नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं इन दोनों के अंदर रिलेशन क्रिएट कर दूं, यानी कि a क्रॉस b लिख दूं अभी आपके सामने, तो आप बोलेंगे रिलेशन क्या है? x1 x2 y1 y2 z1 और z2। ये फॉर्मूला लगा के करना नहीं है, क्योंकि इन्होंने फॉर्मूले की कीमत से दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन को। इन्होंने बोला है कि हमें जानना है कि नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट हम इससे पहले वाले एक्सरसाइज 2.1 में कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि अगर A में 3 एलिमेंट हैं, कितने? 3, B में 2 एलिमेंट हैं 2, तो 3 2 जा 6 एलिमेंट A क्रॉस B में होंगे। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ रहे हैं, करेक्ट है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट हुए। नंबर ऑफ रिलेशन होता है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। और नंबर ऑफ सबसेट हमने पढ़े थे जब हमने सबसेट या सेट वाला हिस्सा पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n। या इसके केस में बात करें a क्रॉस b, अगर a में p एलिमेंट है, a हैव p एलिमेंट,
ठीक, एंड बी हैव क्यू एलिमेंट, क्यू एलिमेंट। तो नंबर ऑफ सबसेट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर p क्यू, p इंटू क्यू। ठीक, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएंगे, तो यही आपका क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 2, 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 क्या लिखे हुए हैं, एक्चुअल में 2 की पावर 6 आपके नंबर ऑफ सबसेट लिखे हुए हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, 2 की पावर n करके। 2 की पावर 3 इंटू 2, 2 की पावर 6 आपका इसका आंसर हो जाएगा। आसान है, क्लियर होना चाहिए बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Let R be the relation on Z defined by R. Let R be the relation from Z. Z आपको पता है हम इंटीजर नंबर्स को डिफाइन करते हैं Z से। डिफाइंड बाय R इक्वल्स टू, ये R इक्वल्स टू मैं यहां लिख देता हूं, R इक्वल्स टू AB such that AB belongs to Z, यानी कि A और B भी आपके इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। इंटीजर आपको पता है, अभी बता देते हैं अगर याद नहीं है तो। एंड A minus B is an integer, A minus B is an integer। तो A minus B इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बोला है और वो भी इंटीजर है। फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज। चलिए, तो हमसे बोला है कि A और B दोनों ही इंटीजर हैं। ये लीजिए हमने इंटीजर लिख दिया। आप जानते हैं इंटीजर क्या होते हैं, Z इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से शुरू होंगे अप टू -4 -3 -2 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। मतलब नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक वो सभी नंबर जो कि 1.2 1.3 3.4 या फिर रैशनल नंबर इरैशनल नंबर की फॉर्म में ना हो, पूरे नंबर हो, नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, वो सारे आपके इंटीजर में है। तो ये आपका A भी दे रखा है और ये ही आपका B भी दे रखा है, दोनों ही आपके ये दे दिए। अब अगर आपको A माइनस B करना हो, सपोज करो कोई भी एलिमेंट ले लीजिए इन दोनों के बीच में से। मैंने एक -3 लिया A को -3 लिया और B को सपोज करो 4 लिया, A माइनस B, तो कितना आया -7। इंटीजर आ रहा है, देखो -4 से पहले -5 -6 -7, तो -7 भी इसी के अंदर आ रहा है। अगर मैं A माइनस B को और कोई एलिमेंट ले लूं, इसे 15 ले लूं, इसे आपका -5 ले लूं या -100 ले लूं, -100, तो ये कितना हो गया 115। 115 भी तो इसी का हिस्सा है, इंटीजर का। तो इस अगर रिलेशन को हमें लिखना है तो ये रिलेशन अगर A माइनस B में भी है तब ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही चला जाएगा। A माइनस B तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, क्योंकि ये वाला इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड में भी इनफाइनाइट तक जा रहा है और राइट हैंड साइड में भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब जो इनफाइनाइट पर दोनों एंड पर खिंचा हुआ हो उसके अंदर सारे एलिमेंट ही आ जाएंगे। और क्योंकि दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही होता है, कोई और नंबर तो हो नहीं सकता, तो रिलेशन जो आएगा वो एक इंटीजर का इंटीजर में ही आ जाएगा। यानी कि एक इंटीजर का ये भी आपका Z है और ये भी आपका Z होने वाला है हमेशा। तो रिलेशन आप कुछ भी लिखेंगे इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों ही Z से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका पहला एलिमेंट जो आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, सीधी सी बात है, डोमेन भी आपका इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर का मतलब Z, और आपकी जो रेंज आने वाली है वो भी आपकी एक इंटीजर ही आ रही है बार बार, तो वो भी आपकी Z। तो दोनों केसेस में आपका जो डोमेन और रेंज आया वो Z आया। इस बात को आप इलैबोरेट करने के लिए इस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और A माइनस का डिफरेंस भी आप इंटीजर दिखाकर मतलब बना करके दिखा सकते हैं कि A माइनस B भी आपका इंटीजर आ रहा है। तो उस केस में डोमेन और रेंज आप कुछ भी रखिए, आपका इंटीजर ही आएगा। ठीक है बेटा, चलिए ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है और इसके बाद हम शुरू करेंगे सेट्स वाला हिस्सा, रिलेशन वाला हिस्सा।
क्योंकि आपका आईआईटी से रिलेटेड होगा।